गुड मॉर्निंग। आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे, आज हमारी फर्स्ट क्लास है बीबीए थर्ड सेमेस्टर की। तो हमारा जो आज पहला सब्जेक्ट है जो मैं आपको टीच करूंगा वो है बिजनेस टैक्सेशन 1961। ओके, एक बच्चा आया था मेरे पास, उन्होंने बोला कि सर बिजनेस टैक्सेशन 1961 में बहुत समस्याएं हैं, हमें याद नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे भी मैंने आर्टिकल्स कुछ लिखा हुआ है, 2 आर्टिकल्स 265 और 246। तो उन्होंने बोला कि मुझे याद करने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। तो बेसिकली आर्टिकल्स याद करने की चीज़ नहीं है, आर्टिकल्स समझने की चीज़ है। क्योंकि अगर आप याद करने जाओगे तो देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स मेंशन्ड इन दैट सब्जेक्ट बिजनेस टैक्सेशन 1961। ये सब्जेक्ट में बहुत सारे ही आर्टिकल्स लिखे भरे पड़े हैं जो आपको याद नहीं होंगे। आपको आर्टिकल्स समझने होते हैं, याद नहीं करने होते हैं, क्योंकि आप याद की हुई चीजें भूल जाते हैं। जैसे सपोज आपकी गर्लफ्रेंड, उनकी बातें आप याद नहीं करते, बड़े ही गौर और ध्यान से सुनते हैं। तो जब आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, बस सब्जेक्ट भी उसी तरीके से है। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं ना बेडू, बस उसी तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करना है। बेडू, बात समझने की है कि जब तक आप मोहब्बत नहीं करोगे सब्जेक्ट से, तब तक चीजें नहीं समझ में आती है। क्योंकि प्यार करना होता है यार, ये सिलेबस है, ये टॉपिक है, इससे प्यार करना होता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप इससे मोहब्बत करेंगे, ये रिटर्न में आपको 200 गुना ज्यादा मोहब्बत करती है। ये सब्जेक्ट है। जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, बच्चा अपने माँ से प्यार करता है, तो आपस में कितना अच्छा बंधन बन जाता है। बस सब्जेक्ट भी उसी तरीके से है। तो आइए, डिले नहीं करते हैं, जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ सीरियस है, समझते हैं आगे टॉपिक को आप, ठीक है। बिजनेस टैक्सेशन 1961। बेसिकली बिजनेस टैक्सेशन 1961 इसलिए लाया गया ताकि जितने भी प्रकार के बिजनेस हैं, जितने भी प्रकार के काम हैं, जितने भी प्रकार के अर्निंग हैं, उन पे एक लॉ फ्रेम किया जाए ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाए और देश के विकास में हमारा योगदान बढ़े। बस इसीलिए ये लॉ लाया गया, बिजनेस टैक्सेशन 1961। तो बिजनेस टैक्सेशन 1961 में, बिजनेस टैक्सेशन 1961 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। क्योंकि जब तक संविधान का मद उनको प्रदान नहीं होगा, प्रूफ नहीं करेगी उसे, तब तक कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। लॉ तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, संवैधानिक नहीं होगा, जब तक उसे लॉ की अथॉरिटी प्रदान नहीं होगी। बच्चे समझ रहे हैं आप? समस्या होगा, आप प्लीज हैंड रेज करेंगे और पूछेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 265 है। आर्टिकल 265 कहता है, आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड। लेविड का मतलब है लगाना। कोई भी टैक्स तब तक नहीं लगेगा या कलेक्ट नहीं किया जाता जब तक उसे लॉ की अथॉरिटी प्रदान नहीं होती है। यानी लॉ की अथॉरिटी बहुत ही जरूरी है टैक्स लगाने के लिए और टैक्स इकट्ठा करने के लिए। क्लियर है? यानी आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स shall be levied or collected except without authority of law or by the authority of law। क्लियर है? यानी इंटरप्रिटेट करें इसे, हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये कहता है कि कोई भी टैक्स तब तक नहीं लग सकता या कोई लगा सकता है या इकट्ठा कर सकता है जब तक उसे लॉ की अथॉरिटी प्रदान ना हो। क्लियर है? ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड, आर्टिकल 246। अब हम आर्टिकल 246 की बात करेंगे। तो बेसिकली आर्टिकल 246 जो है बच्चे, वो डिवाइड करने की काम करती है, यानी बांटने का काम करता है पावर्स को। लेजिस्लेटिव जो पावर होते हैं उसको बांटने का काम करता है कौन? आर्टिकल 246। अब ये बांटने का काम तो करता है, तो क्या जनता को बांटता है? नहीं, ये गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड होता है। यानी जो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो हमारा देश में सरकार है, यानी दिल्ली वाली सरकार, यानी मोदी जी की सरकार, आई बात समझ में? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट,
ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर यानी जो आपका मुख्यमंत्री वाली सरकार जो होती है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार बाबू हैं, उनका सरकार और नरेंद्र मोदी के सरकार में पावर को विभाजित करती है आर्टिकल 246। क्लियर है या समस्या है? तो आर्टिकल 246 जैसे हमने पढ़ा तो उसमें कहा गया कि आर्टिकल 246 जो है बेसिकली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। यानी टोटल मिला के बात यह है कि आर्टिकल 246 जब हम पढ़ रहे थे तो कहा गया, मैंने कहा आपको कि आर्टिकल 246 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को विभाजित करने का काम करती है। आर्टिकल 246 में ही शेड्यूल नंबर 7 आता है। आर्टिकल 246 में ही शेड्यूल नंबर 7 मेंशन है, जिसमें लिस्ट बाय लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को विभाजित किया गया है। तो पहला जो शेड्यूल नंबर आर्टिकल 246 के शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट नंबर 1 जो है उसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। यानी लिस्ट 1 जो है यूनियन लिस्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भारत सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पावर होता है किसी भी बिजनेस पे लॉ फ्रेम करने का। ओके, लिस्ट नंबर 2 शेड्यूल नंबर 7 अगेन उसी में है। लिस्ट नंबर 2 स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य सरकार को यह पावर होता है लिस्ट नंबर 2 में कि वो लॉ फ्रेम करे इनकम पे। ओके, और लिस्ट नंबर जो 3 है ये कॉन्करेंट लिस्ट कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें दोनों सरकारों को, यानी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों को बराबर हक होता है कि अपने स्वेच्छा अनुसार लॉ फ्रेम करे किसी भी इनकम पे। यानी बेसिकली कॉन्करेंट कहने का मतलब यह है कि जब हमारी शादी आपकी होती है या गर्लफ्रेंड बनती है, राइट, तो दोनों को समान अधिकार होता है अपनी बात रखने के लिए, राइट। ठीक उसी प्रकार लिस्ट नंबर 3 है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी दोनों को समान अधिकार दिया जाता है कि अपनी बातें रखे और अपने सहूलियत के अनुसार टैक्स फ्रेम करे किसी भी इनकम पे। ओके, तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, आर्टिकल 246 है। आर्टिकल 246 जो है इसमें पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग स्टेट लेजिस्लेचर एंड इंडियन पार्लियामेंट यानी भारत सरकार। उसी में 246 में ही शेड्यूल नंबर 7 है। शेड्यूल नंबर 7 में ही लिस्ट नंबर 1 है जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। इसमें भारत सरकार को पावर होता है कि वो लॉ फ्रेम करे किसी भी इनकम पे। लिस्ट नंबर 2 है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर इसको कहा जाता है, जिसमें राज्य सरकार को ये पावर होता है कि वो लॉ फ्रेम करे। और तीसरा है लिस्ट नंबर 3 जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें दोनों को समान अधिकार दिया जाता है कि वो लॉ फ्रेम करे। अब आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। लिस्ट नंबर 1 अगेन यहां आते हैं। लिस्ट नंबर 1 के एंट्री नंबर 82 में ये कहा गया है कि इसमें भारत सरकार लॉ फ्रेम कर सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम पे। सारे इनकम पे लिस्ट नंबर 1 के एंट्री नंबर 82 पे भारत सरकार को यह हक है कि आप लॉ फ्रेम कर सकते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। यानी एग्रीकल्चर इनकम लिस्ट नंबर 1 के एंट्री नंबर 82 में नहीं आएगा। यह हक नहीं है भारत सरकार को कि आप एग्रीकल्चर पे टैक्स फ्रेम करें, ठीक है। लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 46, इसमें राज्य सरकार को यह पावर होता है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फ्रेम करे। फॉर एग्जांपल यूपी सरकार गन्ना पे टैक्स लगाती है तो वो राज्य सरकार को हक है। तो ये राज्य सरकार को जो हक मिला है इसी लिस्ट नंबर 2 के एंट्री नंबर 46 के अधीन में मिला है, अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो भारत सरकार को यह पावर नहीं होता, यानी यूनियन गवर्नमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं उसको पावर नहीं है आपके एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का। सिर्फ वो क्या करती है लिस्ट नंबर 1 के एंट्री नंबर 82 पे कि बाकी एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी जितने भी इनकम है उस पे टैक्स फ्रेम करेगी, लेकिन एग्रीकल्चर पे फ्रेम नहीं करेगी। और लिस्ट नंबर 2 के एंट्री नंबर 46 पे
राज्य सरकार को यह हक दिया गया है, लॉ की अथॉरिटी दी मिली है उसे कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फ्रेम करे, बट उसका कुछ क्राइटेरिया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि तो लिस्ट नंबर 1 के एंट्री नंबर 82 पे भारत सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि आप सारे इनकम पे लॉ फ्रेम कर सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। इसलिए मैंने एग्रीकल्चर इनकम को कट कर दिया है। लिस्ट नंबर 1 के एंट्री नंबर 82 पे एग्रीकल्चर इनकम एग्जिस्ट नहीं करती है टैक्स लगने या लगाने के लिए, ठीक है। और लिस्ट नंबर 2 के एंट्री नंबर 46 पे राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मेथड्स है, इसको पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी समझेंगे। ओके, थैंक यू।